हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहा गया है और इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक स्लाइस के अंदर कुछ इस तरह से देखा, जहां उसे खाली कमरे की तरह से चित्र दिखाई दिया और उसको उसने नाम दिया सेल यानी कि कोशिका। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की और पुरकिंजे ने उसके अंदर जीव द्रव्य है ये बताया। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। कोशिका को समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक दीवार है और वो दीवार किस चीज़ की बनी है? ईंटों की बनी हुई है। तो जो ईंट है वो एक कोशिका हुई और दीवार को बनाने वाली अलग अलग कोशिकाएं हो गई। तो इसी तरीके से किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव को बनाने वाली क्या कौन है? कोशिका। और कार्य करने वाली कौन है? कोशिका। तो किसी भी सजीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों इकाई क्या हुई? कोशिका हुई। अब हम यहाँ पर जब कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका बहुत छोटी है और उसको आँखों से नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। कुछ कोशिकाएं बड़ी भी हैं, जैसे अंडा, मुर्गी का अंडा या शुतुरमुर्ग का अंडा या तंत्रिका कोशिकाएं। इनका साइज कैसा है? बड़ा है। आकृति अलग अलग है। कोशिका गोल भी हो सकती है, कोशिका लंबी भी हो सकती है, कोमे के आकार की भी है, कोमा आकार, या एक छड़ के आकार की यानी कि दंडाकार भी हो सकती है। एक कोशिकीय यानी कि एक पूरा जीव ही सिर्फ एक कोशिका का बना हो सकता है, उसे कहेंगे एक कोशिकीय जीव। और 2, 4, 8 या लाखों कोशिकाओं का भी बना हुआ हो सकता है, उसे कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। तो कोशिका के आधार पर 2 प्रकार के जीव हैं, कोशिका की संख्या के आधार पर, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। यहाँ एक कोशिकीय जीव में अमीबा, पैरामीशियम ये सब आएंगे और बहुकोशीय जीव के अंदर पौधे, जानवर, इंसान सब आ जाएंगे। एक कोशिकीय जीव जो हैं उनके अंदर सारे के सारे कार्य कौन करेगा? क्योंकि एक कोशिका है तो वही करेगा, यानी कि श्रम विभाजन नहीं है। जबकि बहुकोशिकीय जीव में क्या होगा? कुछ कोशिकाएं कोई और कार्य कर सकती हैं और कुछ कोशिकाओं को दूसरा कार्य दिया जा सकता है। तो वहां पर क्या हुआ? श्रम विभाजन हो गया। कोशिका की संरचना की बात करें कि कोशिका दिखने में है कैसी, तो कोशिका के विभिन्न भागों की हम यहाँ पर बात करेंगे। कोशिका झिल्ली यानी कि बाहरी परत, कोशिका भित्ति जो कि सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में मिलती है यानी कि पौधों की कोशिकाओं में मिलती है और वो कोशिका झिल्ली के भी बाहर होती है। फिर केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी उपकरण, अंतर्द्रव्यी जालिका या रसधानी, ये सारे के सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? एक कोशिका बना रहे हैं। आइए अब बात करते हैं विभिन्न कोशिका के अंगों की। कोशिका के विभिन्न अंगों की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे कोशिकांग। क्या कहा हमने उसे? कोशिकांग। सबसे पहले बात करेंगे कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहर वाली झिल्ली है। पूरी की पूरी कोशिका को क्या किया हुआ? उसने अपने अंदर समेटा हुआ है।
प्लाज्मा झिल्ली भी कहेंगे, लिपिड्स यानी कि वसा और प्रोटीन्स की बनी हुई है, और वर्णात्मक पारगम्य है। वर्णात्मक पारगम्य का मतलब है कि जिस चीज की जरूरत है सिर्फ उसे बाहर जाने दिया जाए या बाहर से अंदर आने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कोशिका के अंदर कुछ भी चला गया और कुछ भी बाहर आ गया, नहीं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली ये इंश्योर करती है कि कोशिका के अंदर वही पदार्थ आए जिसकी कोशिका को जरूरत है, या वही पदार्थ बाहर जाए जिसकी कोशिका को जरूरत नहीं है। तो कोशिका झिल्ली का कार्य पदार्थों को चेक करना, कोशिकांगों को और कोशिका द्रव्य को इकट्ठा रखना, और झिल्ली की पारगम्यता के आधार पे कोशिका व्यवहार करेगी। तो कोशिका झिल्ली के व्यवहार को इस तरह से समझा जा सकता है, अगर हम कुछ किशमिश यानी कि रेजिन्स ले लें और उसको 3 तरह के पानी में अलग अलग डाल दें। एक वो पानी जो कि साधारण पानी है जिसमें कुछ नहीं मिलाया हमने, एक पानी जिसके अंदर हमने बहुत हल्की सी चीनी डाली है, और एक वो पानी जिसके अंदर पानी कम है और चीनी ज़्यादा है। तो क्या होगा, जहाँ हमने नॉर्मल पानी लिया यानी कि जिस पानी में हमने कुछ भी नहीं मिलाया, उसमें किशमिश क्या होगी, फटाफट फूल जाएगी। कैसे फूली, क्योंकि उस पानी के अंदर किसी भी प्रकार का मीठा या कोई भी पदार्थ और नहीं था। तो किशमिश के अंदर क्या है, हल्का सा मीठा है रेजिन के अंदर, और पानी कैसा है, कम है। तो उसने फटाफट से क्या किया, पानी झिल्ली के अंदर चला गया और किशमिश यानी कि रेजिन फूल गई। इसे कहा गया अल्प परासरण दाबी यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वहाँ क्या हुआ, रेजिन्स को फूल गई। संपरासरण दाबी, जहाँ पर हमने चीनी बहुत हल्की मिलाई थी पानी के अंदर, और वो ऑलमोस्ट जो कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता थी वो किशमिश के बराबर थी। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा हमें। क्यों, क्योंकि दोनों की सांद्रता कैसी है, बराबर है, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और तीसरा हमने क्या लिया था, जहाँ चीनी अधिक थी और पानी कम था, तो वहाँ पर पानी किशमिश में ज़्यादा है, रेजिन के अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा, पानी और बाहर आ जाएगा और वो रेजिन्स और ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो रेजिन्स हैं उसकी झिल्ली कैसी है, वर्णात्मक पारगम्य है। इसके बाद बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में मिलेगी, और जहाँ कोशिका झिल्ली जीवित थी ये मृत है। यहाँ पर इसके आर पार कभी भी कुछ भी आ जा सकता है। सेल्यूलोज की बनी हुई है, पर इसका एक फायदा है, पौधों को हम देखते हैं, पौधे चाहे गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, कैसा भी मौसम है वहीं रहते हैं और ठीक रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोशिका भित्ति है। अगर पानी की कमी है तो कोशिका को सूखने से बचाएगी, और अगर पानी ज़्यादा है तो वो प्रेशर को कंट्रोल में रखेगी ताकि कोशिकाएं अधिक पानी सोखकर फट ना जाए। इसके बाद मेन पार्ट आता है केंद्रक। केंद्रक यानी कि कोशिका का दिमाग, दिल जिसको कह सकते हैं, कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो उसके कंट्रोल सेंटर का काम करेगा। इसके पास अपनी झिल्ली है, अपना द्रव्य है, और पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। केंद्रक के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणवाहक, जो कि माता पिता के गुण को संतान तक लेकर जाते हैं, जिन्हें अनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है।
केंद्रक के द्रव्य में मौजूद है, पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वहाँ पर केंद्रक को अच्छे से नहीं दिखाया गया या वहाँ केंद्रक सही से नहीं है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर केंद्रक की अपनी झिल्ली या द्रव्य नहीं है और वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही पड़ा हुआ है। कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका के अंदर पानी जैसा पदार्थ, जेली जैसा पदार्थ है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहेंगे। कोशिका को सूखने नहीं देता और कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य दोनों मिलकर जैव द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर ही विभिन्न कोशिकांग हैं। जितने भी कार्य हैं वो सारे कहाँ हो रहे हैं? कोशिकांग में। और कोशिकांग कहाँ है? कोशिका द्रव्य के अंदर। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांगों की झिल्ली होती है, पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होगा? कोशिका द्रव्य है, परंतु हर एक कोशिकांग अलग अलग इंडिविजुअली पड़ा हुआ है। वहां पर विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं कोशिकांग। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका को सारी की सारी ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा किस फॉर्म में दे रहा है? एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। और वो कोशिका ऑक्सीजन लेता है और उसको आगे ऊर्जा देता है। अब इसकी अपनी झिल्ली है, डबल लेयर है, डबल मेम्ब्रेन है और डीएनए है। अब इसकी बाहर वाली अगर हम मेम्ब्रेन देखें, नॉर्मल मेम्ब्रेन है, पर जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड्स हैं, परतें हैं। क्यों हैं परतें? ताकि इसका सतह क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके, ताकि अधिक से अधिक कार्य कर सके और अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान कर सके। इसके बाद बात करते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका की, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दो टाइप का है, खुरदरा यानी कि रफ और चिकना यानी कि सॉफ्ट। इसके ऊपर क्योंकि अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये कैसा दिखेगा? खुरदरा दिखेगा। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो सॉफ्ट दिखेगा। रफ यानी कि खुरदरे अंतर्द्रव्यी जाली का कार्य है प्रोटीन बनाना, और सॉफ्ट का कार्य है वसा और लिपिड बनाना। और ये क्या करेंगे? प्रोटीन लिपिड्स बनाकर कोशिका के दूसरे भागों में भेज देंगे ताकि कोशिका उनका इस्तेमाल कर सके। इसके साथ ही साथ है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का नाम इसलिए है क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने उसको ढूंढा था और उसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसको बोला गया गोल्जी उपकरण। झिल्ली युक्त है और इस तरह से लगता है जैसे एक के ऊपर एक चीज रख दी गई है, लेयर्स बना दी गई हैं, तो इसे कहा जाएगा पुट्टिकाओं का संग्रह है। अब इसका कार्य क्या है? जो चीज अंतर्द्रव्यी जालिका ने बनाई यानी कि प्रोटीन्स, लिपिड्स और फैट्स, वो ये सारे के सारे पैक करेगा और उनको आगे भेज देगा कोशिका में इस्तेमाल होने के लिए। लाइसोसोम भी बनाएगा। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग। कोशिका को सुसाइडल बैग की क्या जरूरत? तो इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं जो जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? मान लो कोई झटका लगा या चोट लगी या किसी रसायन की प्रक्रिया की वजह से कोशिका को हानि हुई, कोशिका को चोट लग गई या कोशिका कहीं से टूट फूट गई जो कि रिपेयर नहीं हो सकता,
तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये फट जाते हैं और जितने इनके अंदर एंजाइम हैं वो रिलीज हो जाते हैं और कोशिका को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली। अब बात करते हैं रसधानी की। रसधानी यानी कि वैक्यूल्स। वैक्यूल्स संग्राहक थैली है, हवा भी हो सकती है उसके अंदर, वायु, या ठोस और तरल पदार्थ भी हो सकते हैं जो कि कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार के पदार्थ को लाया ले जा सकते हैं। पर यहाँ पर अगर हम अंतर करना चाहें तो रसधानी के बेसिस पर भी हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर कर सकते हैं। कैसे कि जंतु कोशिका के अंदर बहुत छोटे छोटे रसधानियां हैं, बहुत छोटे वैक्यूल्स हैं, जबकि पादप कोशिका में बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है, बहुत बड़ी रसधानी प्रेजेंट है। और वो रसधानी क्या करती है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, तो वो क्या करेगी, पादप कोशिका को उसकी शेप प्रदान करेगी, उसी शेप में बनाए रखेगी। कार्य जैसा कि मैंने बताया रसधानी का, पदार्थों को अंदर लेकर आना और कचरे को बाहर लेकर जाना, ये रसधानी का कार्य है। इसके बाद बात करेंगे प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स हमें सिर्फ पौधों में मिलेंगे, कलर, रंग पादप कोशिकाओं में मिलेंगे प्लास्टिड्स, और दो प्रकार के हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मीन्स कलर, जो हरा रंग हम पदार्थों का देखते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल, जो कि हरा रंग प्रदान कर रहा है, और इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है। अब हमने बात की कोशिकांगों की, पर बीच में एक टर्म आई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं हैं जो जीवन की शुरुआत में बनी, जहां पर अलग अलग चीजें आकर इकट्ठा हो गई और उनके अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं आया। मतलब एक कोशिका झिल्ली के अंदर थोड़ा कुछ राइबोसोम्स या क्रोमोसोम्स आकर इकट्ठा हो गए, कुछ कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो गया, पर वहां पर किसी के पास भी अपनी झिल्ली नहीं है। एक कोशिका पूरी अपना ही कार्य कर रही है, इसके पास और कुछ नहीं है। एक बाहरी कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक के नाम पर कुछ थोड़े से क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। पर यूकैरियोटिक कोशिका, यहाँ से धीरे धीरे डिफरेंशिएशन शुरू हुआ और उसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि सच्ची कोशिका बन गई, और वहाँ पर जितने भी कोशिकांग हैं सभी के पास अपनी झिल्ली है, श्रम विभाजन है। यहाँ पर क्या है, श्रम विभाजन है ही नहीं, पूरी कोशिका सारे काम खुद कर रही है। पर यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है, न्यूक्लियस ने पूरा कंट्रोल बनाया हुआ है, यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका का अपना कार्य है, प्लाज्मा झिल्ली का अपना कार्य है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी कोशिकांग में श्रम विभाजन नहीं था, पर यहाँ पर है। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। इसके बाद बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। सबसे पादप कोशिका यानी कि पौधों की कोशिका, और जंतु कोशिका यानी कि जो जीवों में मिलती है। सबसे बड़ा अंतर हमने शुरुआत में किया, जहाँ पर हमने देखा कि कोशिका भित्ति है पादप कोशिका में, पर जंतु कोशिका में नहीं है। उसके बाद हमने अंतर देखा, वैक्यूल यानी रसधानी बहुत बड़ी है पादप कोशिका के अंदर, और जंतु कोशिका में कैसी है, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं, बहुत छोटी छोटी रसधानियां। दूसरा अंतर है रसधानियों का। रसधानी हमने अभी बात की
कि पादप कोशिका के अंदर बहुत बड़ी है, हवा भरी हुई है ताकि इसकी शेप को बरकरार रखा जा सके, जबकि जंतु कोशिका में क्या है, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, बहुत छोटी छोटी रसधानियां हैं जो कि पदार्थों को लाने और ले जाने का कार्य कर रही हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 5। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा।